गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। आज आपका टेस्ट है, टेस्ट नंबर 6, जो प्राचीन भारत से बिलोंग। अभी हम लोग मध्यकालीन भारत में बहुत कम चैप्टर में आगे बढ़े हैं, और जैसे ही एक सर्टेन चैप्टर हो जाता है, एटलीस्ट दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम चरण है वह पूरा हो जाएगा। फिर वहाँ पर भी टेस्ट की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सभी बच्चे ध्यान से प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न आसान तो होते हैं, बस आपको समझ विकसित करने की आवश्यकता है। वैसे मैंने 20 क्वेश्चन लिया है, देखता हूँ 1 घंटे में कितना हो सकता है, क्योंकि तुरंत मुझे निकलना होता है आज सैटरडे के दिन जूम मीटिंग के लिए, और जूम मीटिंग के लिए मुझे एटलीस्ट 2 आवर पहले ही जाना होता है। तो चलिए सभी बच्चे जुड़ेंगे और देखते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आगे मैंने सोचा है कि एक नई प्रक्रिया लागू करूं, जो मैंने ऑफलाइन में जनरली इसको लागू किया हुआ था। ऑफलाइन का एजुकेशन थोड़ा सा ऑनलाइन से अलग होता है। तो ऑफलाइन में हम क्या करते हैं कि बच्चों को एक चुनौती देते हैं। जैसे जो टेस्ट पेपर है अभी मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसको एक दिन पहले ही मैं आपको अपलोड करवा दूँ, यानी आपके पास भेज दूं कि, लेकिन उसमें आंसर नहीं लगा रहेगा। आपके पास मर्जी है कि आप उसको ढूंढ करके रखिए या सॉल्व करके रखिए। तो जो बच्चे सॉल्व करेंगे वो फटाफट जवाब दे देंगे, तो उससे क्या होगा, टाइम जो है ना लॉस, वो कम हो जाएगा। पहले मैं यहाँ प्रश्न पढ़ता हूँ, फिर उसका मैं रिप्लाई की अपेक्षा रखता हूँ, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो जो क्वेश्चन होने चाहिए जितने 20 क्वेश्चन में भी बहुत मुश्किल समय हो जाता है। तो ऐसा होगा कि देखता हूँ मैं ये प्रयोग करके ऑनलाइन में क्या बच्चे कंफर्ट हो पाते हैं नहीं। एक दिन पहले ही मैं पूरा क्वेश्चन आपको दे दूँ, आप रात भर जितना पढ़ना है पढ़िए, आपको जो आंसर लगाना है लगाइए, और आते ही मैं फिर आंसर बताता हुआ और व्याख्या करता हुआ चला जाऊँगा। ये ऑफलाइन में जनरली हम लोग करते हैं। ऑनलाइन में देखते हैं कि आप कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का बेहद स्वागत है। आशा करता हूँ कि मेरी बात आपने समझी होगी। नमस्ते पांडे साहब, और छवि रेडी है टेस्ट के लिए। रोज़ आपका सही भी होता है। आवाज़ ठीक है मोनो, अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कहा, कहा कि आपको की ज़रूरत होगी मैं पहले ही आपको दे दूंगा, और फिर आप उसको देख लेंगे। मतलब पहले से सॉल्व करके रखिए। मैं यहाँ पर आंसर बताता जाऊँगा, आप टिक करते जाइएगा, तो उससे टाइम थोड़ा बच जाएगा, और आपको भी एक ऑफलाइन वाला मज़ा आएगा। यानी जैसे हम कहते हैं ना, ये ऑफलाइन में बैठ करके पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो दोनों में कंसंट्रेशन अलग होता है। जब हम मोबाइल पर पढ़ते हैं और जब हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं, तो दोनों का कंसंट्रेशन अलग होता है। चूँकि मैं दोनों मोड में हूँ, ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में हूँ, तो इसलिए बार बार मैं आपको किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, और किताब डिजिटल तरीके से नहीं बल्कि हार्ड कॉपी के रूप में खरीदने के लिए प्रेफर करता हूँ। तो ये इसका उद्देश्य रहता है कि आपको और बेहतर तरीके से तैयार किया जाए। हाँ, इस तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। मैं आगे देखता हूँ कि आगे जब भी टेस्ट होगा इस प्रक्रिया को लागू करूँगा। समय बहुत कम रहता है, देखते हैं आज 15 से 18 क्वेश्चन। वैसे तो मैंने 20 क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर जल्दी हो पाएगा तो आप जल्दी से करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग करते जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन का टारगेट है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें, कौन सा कथन सत्य है। लोकायत मत के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। लोकायत दर्शन में सदकर्म से स्वर्ग प्राप्ति की संभावना बताई गई है। परमाणु दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनाद को माना जाता है। क्या सही है? 1 2 3, 2 एंड 3, ओनली 3 एंड 1 एंड 3। क्या आंसर होगा? लोकायत मत के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। लोकायत दर्शन में सदकर्म से स्वर्ग प्राप्ति की संभावना बताई गई है। परमाणु दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनाद को माना जाता है। तो आंसर हमारा होगा 1 2 3, 2 एंड 3, ओनली 3 एंड 1 एंड 3। क्या इसका आंसर आप देना चाहते हैं? जब मैंने टिक लगाया यहाँ पर, इसका मतलब है कि मैंने पढ़ लिया और आपके पास भी आंसर जा चुका है। इसके बाद मैं पोल क्रिएट करूँगा, और पोल क्रिएट करके आपके पास एक समय रहेगा कि आप आंसर इसका दे पाए। जब मैंने टिक लगा दिया, इसका मतलब है कि आप लोग आंसर के लिए तैयार है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का जो बाद में जुड़ रहे हैं, जल्दी से आंसर देंगे। 60 सेकेंड का पोल रहेगा, 60 सेकेंड के अंदर आपको आंसर देना है। और मैं देखता हूँ कितने % बच्चे न्यू हैं, तो अभी आप मत करिए, मुझे प्रैक्टिस नहीं क्लास लेनी चाहिए मोनो भैया या जो भी है, तो आपको नहीं लेना चाहिए प्रैक्टिस सेशन। कारण है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 1 का डी है, सी है, पूजा मौर्य का, टुनटुन भारती का ए है, एकलव्य जी का सी है,
आ, ठीक है, तो आंसर क्या है? सी का मतलब है ओनली थ्री। ओनली थ्री का मतलब है कि लोकायत मत के प्रवर्तक के रूप में हम महर्षि कपिल को नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन लैक, हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी रही है। और केवल आप देख रहे हैं कि केवल और केवल हमारे पास 26% बच्चों का ही यहाँ पर समय मिला है। तो मुझे लगता है मैंने एक्सटेंड कर दिया था, तो यहाँ मुझे अब देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल 27% बच्चे ही सही उत्तर दे पाए। आप देखिएगा बाद में कितना बुरा मतलब कैसा रहता है। तो ये तो हमारा सही, लोकायत मत के प्रवर्तक कपिल नहीं है। जब आप विकल्प को देख रहे होते हैं तो आपने कहा ये गलत है, मैंने कहा कि चलो मैंने भी मान लिया गलत है, लेकिन आप तर्क देंगे ना इसका कौन है। अपने मन से आप पूछते हैं कि आपके मन ने कहा कि ये गलत है, आपने मान लिया गलत है, लेकिन पूछा मन से कि अगर गलत है तो सही क्या है। आप देखिएगा जब काउंटर प्रश्न अपने मन में आप करेंगे तो आप सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये आपका सही है, दूसरा गलत है। लोकायत मत में स्वर की बात तो की ही नहीं जाती है। आंसर 1 और 3 होगा, आंसर डी होगा 1 और 3 का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बच्चों ने अपने मन से सवाल नहीं पूछा। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्स याद कर देंगे और उसी फैक्ट्स पर आपको भरोसा रह जाएगा? कितना भी रट लीजिए, जीवन भर रटते रहिए, फैक्ट्स याद नहीं होगा आपको। क्या, मुझे भी याद नहीं होता है। मैं बार बार अपने से आपकी तुलना करता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत ही सब कुछ अनुशासित तरीके से किया है। अभी मैं उतना ही रहता हूं, क्योंकि रात दिन मैं एक ही काम करता हूं, दूसरा कोई काम मेरे पास नहीं है, सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना। तो उतना तो आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, और तब भी मेरे पास सभी जानकारी नहीं है। तभी मुझे लगता है कि मैं अज्ञानता के किसी दलदल में धंसा हुआ। तो आप बुद्धिबोध का प्रयोग करिएगा, तभी हो पाएगा। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, ध्यान से उत्तर देंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मैं बार बार कहता हूं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बीज गणित के ज्ञान को आगे बढ़ाने में आर्यभट्ट के साथ अरबी गणितज्ञों का भी योगदान रहा था। वुड्स भारत में विकसित शल्य चिकित्सा की एक विधि थी, और भारत में शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत प्रख्यात चिकित्सक थे। क्या सही होगा? बीज गणित के ज्ञान को आगे बढ़ाने में आर्यभट्ट के साथ अरबी गणितज्ञों का योगदान था। वुड्स भारत में विकसित शल्य चिकित्सा की एक विधि थी। भारत में शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत प्रख्यात चिकित्सक थे। 1 2 तथा 3, 2 तथा 3, 1 तथा 2, 1 तथा 3। यहां मतलब है कि जब टिक आपके पास आ जाएगा, इसका मतलब है कि मैं तैयार हो जाऊंगा आंसर। चलिए, आपका सही था, जिसका सही है वो तो अपना मार्क करते जाएंगे और बाद में मुझे कर देंगे, शेयर कर देंगे। गरिमा मिश्रा, आपका मैसेज मिल गया था, मैंने कॉपी भी देख लिया था, आपके मैसेज भी आ गए हैं, लेकिन मैं शाम तक फुर्सत में नहीं हूँ। तो आप एटलीस्ट मुझे 8 o'clock में चाहें तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा, 8 o'clock इवनिंग में। ठीक है, सलोनी सिंह विष्णु। चलिए, आंसर आ रहा है डी। एक बार मैं दिखा लेता हूं कि क्या आंसर इसका होगा। बीज गणित ठीक है, और आंसर जो हो जाएगा उसका होगा आपका, मैं लगा देता हूं आपके लिए, फिर से पोल क्रिएट कर देता हूं। आंसर जो होगा इस रूप में आप देंगे, ध्यान से उत्तर देंगे। देखिए, होता क्या है कि जब आंसर बना रहे होते हैं, क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो वहां पर प्रयास ये करते हैं कि ताकि आपका रिवीजन हो सके, आपको फंसाने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये अपेक्षा तो रखेंगे कि इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर है, और यह इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपके कॉपी पर हूबहू यही बातें लिखी है। तो जब तक हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि रिवीजन कैसे करें, दिन भर क्लास करते रहते हैं। तो आप दिन भर क्यों क्लास करते हैं? आप जितना लिमिट है आप उतना क्लास कीजिए, रिवीजन के लिए समय निकालिए, साल भर का एक प्रोस्पेक्ट्स लेकर चलिए। तो क्यों नहीं होगा? क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं? इतना पढ़ने का थोड़े ना है जितना आप पढ़ पा रहे हैं। इतना कहाँ पढ़ा जाता है जितना आप पढ़ रहे हैं। अभी भी बच्चे, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो मैक्सिमम आपका 38% के आसपास आया है। 38.89 है, तो मैं मान के चलता हूँ कि शायद ज्योति चौहान, अजीत जी और हिमांशु। अब हमारे पास 41% का आंसर है। मैं चूंकि अब खत्म हो जाएगा, 41 है। तो बीज गणित के ज्ञान को आगे बढ़ाने में आर्यभट्ट के साथ अरबी गणितज्ञों का योगदान रहा था। दूसरा है कि वुड्स क्या है? यह है लोहा गलाने की तकनीक, गलाने की तकनीक है, ना कि यह शल्य चिकित्सा है। तकनीकी वाले भाग में मैंने पहले ही बताया था, आंसर गलत हो जाएगा। और सुश्रुत और चरक की हमने बात की थी। सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे और चरक मेडिसिन से जुड़े हुए थे।
तो आंसर हमारा फिर से 1 और 3 हो जाएगा, यानी 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जो गलत कर रहे हैं वो एक बार करिएगा। इस्पात से संबंधित था, बिल्कुल आपने सही कहा, और आपके मैटर में लिखा हुआ है, हूबहू लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भाषा जो बनाई गई है ताकि आपका रिवीजन हो सके। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? पल्लव तथा चालुक्य शासक गोदावरी कृष्णा दोआब पर नियंत्रण के लिए निरंतर युद्ध करते थे। गोदावरी कृष्णा दोआब, अब आपके मन में अगर ये फ्रेम ही नहीं बना कि गोदावरी नदी कहाँ है, आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि आपके पास पता है, आपके पास एक फ्रेम है दिमाग में बैठा हुआ कि गोदावरी कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, तुंगभद्रा कहाँ है, कावेरी कहाँ है, गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है, ये दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो पल्लव तथा चालुक्य शासक गोदावरी कृष्णा दोआब पर नियंत्रण के लिए निरंतर युद्ध करते थे। दोनों राजवंशों के मध्य कावेरी नदी घाटी से निचले इलाके पर नियंत्रण का भी संघर्ष होता था, जिसे हम रायचूर दोआब कहते थे, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता था। कि पल्लव तथा चालुक्य शासक गोदावरी कृष्णा दोआब पर नियंत्रण के लिए युद्ध करते थे। दोनों राजवंशों के मध्य कावेरी नदी घाटी से निचले इलाके पर नियंत्रण का संघर्ष होता था, जिसे हम रायचूर दोआब कहते हैं। केवल एक सही, केवल 2 सही, एक तथा दोनों सही, और दोनों में से दोनों कथन गलत हो जाएगा। ठीक है गरिमा, बहुत बढ़िया है। आप एक बार मैच करते रहिएंगे, फिर बाद में मुझे शेयर कर दीजिएगा। आंसर जो हो रहा है कुमारी गीता का है, गरिमा मिश्रा है, छवि गिरी का है, ऋतु है, सैफानाज है, सैफानाज, ठीक है। और भी बच्चे देंगे। एसके का आंसर तो मैं देखता हूँ कि अलग दिशा में चला गया है, और यहाँ पर मैं आपके लिए भूल जाता हूँ ना, पोल लगा देता हूँ। पोल जल्दी से आप करेंगे ताकि पोल लगाने में भी समय होता है, लेकिन उससे आपको परफेक्टली आंसर देने का अवसर आता है। विष्णु जी, नीटू यादव, कुछ बच्चे नहीं कर पाए। एक चीज़ मैंने और गौर किया, जो आप लोगों से होता है, मेरी वार्ता होती है, उसमें है कि आप लोग चाहते हैं कि पहले एसएससी या कोई वनडे एग्ज़ाम को निकाल लें, तो आपको फिर तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही होगी। तो आप मेरी आलोचना पर फिर ध्यान मत दीजिएगा। अगर टारगेट ही आपका एसएससी या अन्य चीज़ है, तो मेरी आलोचना पर फिर ध्यान मत दीजिएगा। उससे आपको मतलब ये परेशान मत होइएगा कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी बात कर रहा होता हूँ, मैं थोड़ा सा सिविल सेवा की तरफ जा रहा होता हूँ, यानी सिविल सेवा की चर्चा मैं कर रहा होता हूँ एक सामान्य समझ के लिए। तो एसएससी वगैरह एग्जाम दे रहे हैं तो उस पर तो मेरा बस नहीं होता है। हमारे पास आंसर बहुत कम आया है, सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा दिया है, 1 2 दोनों सही है, और बहुत सारे बच्चे ने, मुझे लगता है कि मुश्किल से कुछ बच्चों ने यहाँ पर सही आंसर दिया है, और वह बच्चा कितना है, केवल 10%। मैंने कहा था कि जब तक आपके मन में वो फ्रेम नहीं बनेगा कि गंगा नदी कहाँ है, यमुना कहाँ है, कावेरी कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, विंध्य पर्वत कहाँ है, हिमालय कहाँ है, जो आपका हिंदू कुश पर्वतमाला है वह कहाँ है, गुजरात कहाँ है, बंगाल कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर कहाँ है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ऊपर फिर देखेंगे महानदी है। ये सारे नदी जब तक हमें क्लियर नहीं होंगे तो ऐसे प्रश्न कैसे बनेंगे, आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो एक बार हमें मैप देखना होगा, और मैप देखने के लिए, ये मैप देखने के लिए आपको एटलस खरीदने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में भी मैप दिया हुआ है, केवल उसको भी देखेंगे तो भी होगा। दोनों कथन गलत है, यह तो गलत। देखिए, गोदावरी नदी जो बहुत ही ऊपर में है, अगर हम यहाँ देखें तो गोदावरी नदी यहाँ पर बह रही होती है, तो गोदावरी नदी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि गोदावरी नदी में जाने का मतलब है कि ओडिशा के आसपास आप जाकर के संघर्ष कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कृष्णा नदी को देखें और तुंगभद्रा को देखें और फिर नीचे कावेरी को देखें, कावेरी होगा, ये कृष्णा हो जाएगा, और ये हमने कहा ये आपका हो जाएगा तुंगभद्रा। तो एक्चुअल में हम जब रायचूर दोआब को कहते हैं, रायचूर दोआब क्या है, तो रायचूर दोआब ये दोआब यह क्षेत्र है। रायचूर दोआब हम कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच को कहते हैं। तो आंसर हमारा दोनों गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये फ्रेम हमारे पास नहीं बना, इसलिए दिक्कत हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? भारतीय भौगोलिक इतिहास में ज्ञात समतट क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के त्रिभुजाकार मैदानी भाग को कहा जाता है। दूसरा है कि भारतीय भौगोलिक इतिहास में ज्ञात कोशल और महाकांतर क्षेत्र वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है।
भारतीय भौगोलिक इतिहास में ज्ञात समतट और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के त्रिभुजाकार मैदानी भाग को कहा जाता है। और भारतीय भौगोलिक इतिहास में ज्ञात कोशल तथा महाकांतर क्षेत्र वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक तथा दोनों सही है और दोनों कथन गलत है। क्या सही हो जाएगा? समतट क्षेत्र कहां पर है? और दूसरा पूछ रहा है कि जो आपका महाकांतर क्षेत्र है और कौशल क्षेत्र है वर्तमान में कहाँ है। इसके आधार पर आपको उत्तर देना है और उत्तर आप मुझे लगता है आसानी से दे पाएंगे अगर आपने हल्का भी रिवीजन किया होगा तो। आंसर जो हमारे आ रहे हैं जल्दी से देंगे। आपके लिए मैंने पोल लगा दिया है। आंसर जो अब आना शुरू है, चूँकि 60 सेकेंड काफ़ी होता है, मतलब एक तरह से हम लोग जब दूसरी जगह पोल लेते हैं तो वहाँ पर केवल 45 सेकेंड या 30 सेकेंड का लेते हैं ताकि ठीक है। आंसर है तुम्हारी गीता का, मैं देख रहा हूँ छवि गिरी का है, गरिमा का है, कुछ बच्चों का गलत है। अजीत सोनकर का मैं देखता हूँ क्या है। चलिए ठीक है। शिखा, विष्णु, निज़म, बहुत बढ़िया। रितु कुमारी, चलिए ठीक है। और आंसर जो अब आ रहा है टुनटुन भारती है। गरिमा मिश्रा का क्या आंसर आ जाएगा? ठीक, बढ़िया है। आंसर अभी भी अपने पास कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। मुश्किल से अब हमारे पास जो आंसर है वो 21% के आसपास आ रहा है। ज्योति चौहान जी ठीक है आपका। सैफनाज आपका भी ठीक है बच्चे। सविता, कुछ आंसर तो मुझे ठीक लग रहे हैं और यहाँ पर अपने पास जो आंसर आ गया है वह 21% के आसपास आ गया है। देखिए दोनों कथन सही है। समतट हम बंगाल में देखते हैं, जो बंगाल में त्रिभुजाकार इलाका है आपका ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का वह है। और जो कोसल और महाकांतर क्षेत्र है वह आपका छत्तीसगढ़ में। इस पर समुद्रगुप्त ने विजय हासिल की थी। इस संदर्भ में कोशल और महाकांतर चर्चा में रहा है। वैसे आप देखेंगे भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम, जहां आप देखते हैं कि उनके मतलब सीता माता का अपहरण हो गया था, तो वो लगभग छत्तीसगढ़ का ही वो जंगली इलाका था, बहुत जंगल है, तो वहाँ का यह इलाका माना जाएगा। 4 का आंसर सी होगा। 5 देखेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको आंसर बनाने में सहूलियत हो। गुप्त काल के पतन के पश्चात स्थापित हुए नए राज्यों के संदर्भ के युग्म को पढ़ें। और यहाँ पर पूछ रहा है कितने युग्म सही है, कौन सा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने युग्म सही है। समतट है गौड़ का क्षेत्र, स्थानेश्वर है वर्धन राज्य, गुजरात है वल्लभी राज्य, मगध है उत्तर गुप्त शासक। पूछ रहा है कितने युग्म सही है। क्या एक सही है, क्या चारों सही है, क्या एक सही है, क्या केवल कोई 2 सही है, क्या केवल कोई 3 सही है, या सभी चारों युग्म सही सुमेलित है। इसमें पूछ रहा है कि गुप्त काल के पतन के पश्चात स्थापित नए राज्य का क्रम क्या होगा। समतट गौड़ का राज्य, स्थानेश्वर वर्धन का राज्य और गुजरात वल्लभी है, मगध उत्तर गुप्त शासक है। उपरोक्त में से कितने सुमेलित है, कितने, हाउ मच, कौन सा नहीं पूछ रहा है, कितने सुमेलित हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा, चलिए प्रिया, ऑप्शन गलत है। प्रिया यादव को लग रहा है तो स्वाभाविक है कि जब कभी कभी हम दिमाग अधिक लगा देते हैं तो हमारा ऑप्शन तो गलत दिखाई देने लगेगा। जब हम अपना दिमाग अधिक लगा देंगे तो ऑप्शन ही गलत दिखाई देने लगेगा। और ये भी प्रवृत्ति जो जीवन में होती है ना, कि दूसरे को ही हम गलत ठहरा दें, दूसरे को ही गलत ठहराने की जो प्रवृत्ति होती है बड़ा क्लेश पैदा कर देता है। आपको हर जगह समस्या खड़ी होगी, अरे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। पहले हम आकलन करेंगे क्या हम गलत हैं या नहीं। नहीं आकलन करेंगे तो जीवन भर झंझट में आप पड़े रहेंगे। तो आपको, बच्चे हैं अभी, थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए जीवन के प्रति। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ठीक है 42% के आसपास तो बच्चे अभी दे रहे हैं उत्तर। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर आंसर तो अभी ही आया है। रितु कुमारी, प्रियंका भारती और चलिए छवि, ठीक है, निज़म, बहुत बढ़िया है। आंसर सभी बच्चों का मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो अभी तक आया है बच्चे 41% के आसपास बच्चे दे चुके हैं जवाब। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यही आंसर होना चाहिए। लगभग 38% हो जाएगा। 38%, देखिए 38% का आंसर हमारा सही आया। देखिए समतट को अभी हमने क्या देखा, अभी तुरंत आंसर दिया था कि समतट को हमने देखा ब्रह्मपुत्र का त्रिभुजाकार इलाका जो है, और वहीं पर तो गौड़ राज्य का विकास हुआ था। बंगाल के क्षेत्र की बात कर रहे थे, वहां पर बंगाल की मैंने चर्चा भी की थी।
स्थानेश्वर जो हरियाणा में है वहां पर वर्धन राज्य का विकास हुआ था। गुजरात में हमने देखा वल्लभी राज का विकास हुआ, और मगध में हमने देखा उत्तर गुप्त शासक जीवित गुप्त है, देवार्णक अभिलेख जिसका है, बहुत सारे शासक यहाँ पर उत्तर गुप्त के आते हैं। तो आंसर हमारा डी होगा, सभी चारों युग्म सही सुमेलित है। 5 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भौतिकवादी चिंतन की होती है? ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा और इसको मैं एडवांस लेवल पर भी पूछने वाला हूं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक भौतिकवादी चिंतन की होती है? वर्तमान जीवन को एकमात्र जीवन मानना, इंद्रिय सुख को एकमात्र सुख मानना, परम ब्रह्म को एकमात्र ब्रह्म मानना, कर्मफल तो नहीं लेकिन पुनर्जन्म की अवधारणा को मानना। क्या सही होगा? वर्तमान जीवन को एकमात्र जीवन मानना क्या भौतिकवादी चिंतन की विशेषता होती है? वर्तमान जीवन को एकमात्र जीवन मानना, इंद्रिय सुख को एकमात्र सुख मानना, परम ब्रह्म को एकमात्र ब्रह्म मानना, कर्मफल तो नहीं लेकिन पुनर्जन्म की अवधारणा को मानना। 1, 2 तथा 3, 2 तथा 3, 2, 3 तथा 4 और केवल 1 तथा 2। क्या आंसर इसका देना चाहेंगे? मुझे लगता है आसानी से आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होशियारी से दीजिएगा, ठीक है। ओडिशा है, छत्तीसगढ़ नहीं, मैंने यही लिखा है, तो लेकिन छत्तीसगढ़ ही होगा मुझे लगता है, जैसा प्रिया यादव, कि आपको हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा की सीमा होगा इस हिसाब से। तो अगर आपने छत्तीसगढ़ लिखा है, उड़ीसा लिखा है, तो उसको उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सीमा कर दीजिए, दोनों बाउंड्री पर हो जाएगा। दोनों जो जंगल का इलाका है ना, उड़ीसा का निचला भाग हो जाएगा और छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग हो जाएगा, इस तरह से होगा। अपूर्व कांत का है ऑल सही है। ऑल कैसे सही होगा भाई? ऑल वाला तो यहाँ हो सकता है क्या? देखिए, जो भौतिकवादी चिंतक है, जो ब्रह्म में विश्वास नहीं करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा था। तो आंसर यहाँ पर ऑल वाला तो आप दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप गलत दिशा में जा रहे होंगे। एक बार मैं पोल लगा देता हूँ। आंसर जो आपका आ रहा है, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर देंगे क्या सही होगा? आंसर लगभग डी के ऊपर, डी है, सी है, बी है, ए, यानी सभी प्रकार के बच्चे तो हैं ही जो आंसर दे रहे हैं। तो आंसर जो होगा यहाँ पर, ऑल वाला तो कोई विकल्प ही नहीं था ना, तो ऑल वाले में क्यों जा रहे थे? ऑल वाला तो कोई हमारे पास विकल्प था नहीं, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, टाइम कम है। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का, ज्योति चौहान, आपका मुझे देखता हूँ गलत हो गया बच्चे। एक बार ज्योति यादव बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आप कैसे जाएंगे? अब तो 6 नंबर आ गए ना, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? मतलब ऐसे करोगे तो मैं टेस्ट ही फिर नहीं ले पाऊंगा ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोशल और महाकांतर मैंने बता तो दिया कि ओडिशा और इसकी सीमा पर है, फिर क्या बता दूं मैंने बता तो दिया कि वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, मैं इसमें क्या और बता दूं? आप एक ही चीज को लेकर अरे हुए हो। मैंने कहा कि जीवन में ना ये बदलाव लाओ, आपके जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इस बदलाव को लेकर। आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा, 1 तथा 2। वर्तमान जीवन को एकमात्र जीवन मानना, इंद्रिय सुख को एकमात्र सुख मानना। आंसर क्या होगा? यही दोनों है। परम ब्रह्म को ब्रह्म नहीं मानेंगे, कर्मफल और पुनर्जन्म दोनों में हम विश्वास नहीं करते हैं कि पुनर्जन्म कोई होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2 सही हो जाएगा। 6 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ में 4 प्रकार के, देखो यहां पर मैंने गलत टाइप कर दिया है, 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा की गई है। भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ में 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा की गई है। इन पुरुषार्थों में, पुरुषार्थ इसको कहते हैं, पुरुषार्थ लिखा होगा, इन पुरुषार्थों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जन्म, कर्म, धर्म, मोक्ष, धर्म, कर्म, मोक्ष, निर्वाण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, कर्म, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ क्या है? जीवन में शास्त्रीय ग्रंथों में 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा की गई है। जन्म, कर्म, धर्म, मोक्ष, धर्म, कर्म, मोक्ष, निर्वाण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और आत्मा, परमात्मा, कर्म, मोक्ष। क्या सही हो जाएगा आपका आंसर? क्या सही होगा आपका आंसर? तो चलिए
चलिए छवि, बहुत बढ़िया। तो आप जो मार्क आपके लिए किया जाता है, मैं आशा करता हूँ कि उसको देख करके आप, मतलब जो ऑप्शन है आपका धर्म, आत्मा परमात्मा कर्म मोक्ष, धर्म कर्म मोक्ष निर्माण, इसको देख करके आप अपना आंसर लगाएंगे। जो विकल्प है आप, आशा है कि सभी बच्चों के पास आ चुका होगा, और फटाफट यहाँ आंसर दे दीजिए। अर्चना, विष्णु, भारती, चलिए सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, लेकिन आपको देना क्या है, आपको देना है आंसर पोल के माध्यम से, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कितने बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं। तो आंसर तो इस बार देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सही आ रहा है शिखा, साक्या, प्रियंका, भारती, प्रीति। प्रीति का आंसर गलत हो गया। गोरक्षनाथ पांडे का ठीक है, सविता का ठीक है, निज़म ठीक है, अजीत जी का ठीक है, अर्चना है, हुमांशु है, पूजा है। चलिए सभी बच्चे लगभग दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगभग 45% के आसपास बच्चे सही उत्तर दे पा रहे हैं। सरल सा प्रश्न है कि हम जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो वहां पर 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसी से हम आश्रम व्यवस्था को भी देखते हैं बनते हुए। आसान सा सवाल था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? अरबों ने हिंदसा भारतीय कपास को कहा है। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अरब लोगों ने नहीं किया था। दशमलव पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अरब लोगों ने नहीं किया था। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, यह सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। अरबों ने हिंदसा भारतीय कपास को कहा है। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अरब लोगों ने नहीं किया था। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, यह सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। केवल 1, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3, 1 तथा 3। क्या सही होगा? इसमें चारों तीनों तो है नहीं, हाँ 1, 2, 3 वाला भी है। अरबों ने हिंदसा भारतीय कपास को कहा है। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अरब लोगों ने नहीं किया था। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, यह सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा 7 का दे दिया आपने। चलिए 8 के लिए आप आइए। 8 आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा, और पढ़ लिया होगा तो इसका आंसर भी आपको अब देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टिक लगा दिया है। तो टिक लगाने का मतलब है कि यह आंसर आपके पास जा चुका है। जब मैं वहाँ बोर्ड पर एक टिक लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सामने देख रहा होता हूँ, तो जो मेरे सामने क्लास चल रही होती है, जब मुझे टिक दिख गया, इसका मतलब आपके पास भी आंसर जा चुका है, पहले ही जा चुका है, फाइनली जा चुका है। तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वह आएगा, ए का आंसर नहीं है, बी है, सी है, डी है। तो हमारे पास मुझे लगता है कि आप लोग अभी बहुत प्रिपेयर नहीं हैं। तो टेस्ट लेने का इसलिए मैंने बीच में टेस्ट रोक दिया था। रोज़ आपके टेलीग्राम पर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो वह भी टेस्ट के बराबर ही होता है। रिसेंटली मैं रोज़ टेस्ट डालता हूँ, तो यहाँ फिर समय लगता है कि बर्बादी हो रहा है, क्योंकि 20-25% बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो मज़ा नहीं आता है फिर क्लास लेने में, क्योंकि सारी बातें आपके PDF में लिखी हुई है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे अब तेज़ी से बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ मैंने सोचा था कि सब कुछ समझा डालूंगा, लेकिन वह संभव शायद मेरे लिए अब नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी निराशा होती है कि जो बच्चे कर रहे हैं वही हमारे पास कर पा रहे हैं। हमारे पास कितना आंसर आया? 34% के आसपास आंसर आया। ये क्या होगा? बी होगा। 2 और 3 पहला गलत। ये क्या है? हिंदसा क्या है? अंकमाला है। अंकमाला अरबों का, अरबों की का अंकमाला है। इन्होंने अपनी अंकमाला को बनाया था, जिसको हम हिंदसा कहते हैं, न्यूमेरिकल सिस्टम है। दशमलव पद्धति का सबसे पहले प्रयोग अरब लोगों ने नहीं किया था। किसने किया था? तो भारतीयों ने किया था, भारतीय लोगों ने किया था। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, यह सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही कहा था। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किस सदी में किया था? ईसा पूर्व दूसरी सदी, ईसा की प्रथम सदी, ईसा की 5वीं सदी और ईसा की तीसरी सदी। किस सदी में यहां पर शून्य का आविष्कार किया गया था? किस सदी में, किस सदी में यहां पर होगा? अब एंशिएंट से है ना, पूरा एंशिएंट होगा तो फिर आपने पूरे एंशिएंट तैयार कर लिया। अगर पूरा एंशिएंट तैयार कर लिया था तो ये क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चन? फिर जब आपने पूरा एंशिएंट ही तैयार कर लिया है तो एंशिएंट में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपने क्यों नहीं क्वेश्चन बनाया? तो सवाल तो आपके ऊपर आएगा ना, प्रश्न तो मुझे पूछना ही है।
ईसा पूर्व दूसरी सदी, ईसा की प्रथम सदी, ईसा की 5वीं सदी और ईसा की तीसरी सदी। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किस सदी में किया था? किस सदी में किया था? तो आप पूरा किए थे, पूरा बताइए, अभी क्वेश्चन और भी आएगा ना। अगर आपने पूरा किया था तो ये तो अच्छी बात है कि आपने पूरा किया है और सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो इससे मजेदार बात क्या हो सकती है? आपसे महान कौन होगा बच्चा जिसने कि पूरा का पूरा एंशिएंट पढ़ लिया? तो भाई प्रश्न पूरा एंशिएंट का मतलब किसको कहते हैं? पूरा एंशिएंट होता है, तो एंशिएंट से ही प्रश्न आएगा ना, जितना मैंने पढ़ाया वहीं से लिया ना, कि बाहर से कोई क्वेश्चन आ रहा है, कहीं अलग से ले रहा है क्या क्वेश्चन? कोई क्या कहना चाहते हो मैं नहीं समझ पाया। तो आंसर जो आपका आ रहा है, मैं अभी लगा देता हूँ आपका पोल। आंसर जो हमारा आ रहा है वह आ रहा है आपका, चलिए आंसर आसानी से आप दे पाएंगे। आंसर मैं लगा दे रहा हूँ ये वाला, चलिए ठीक है। पूजा मौर्य, ज्योति यादव, ठीक है। क्या लग रहा था कि जो आपने पढ़ा वही क्वेश्चन पूछ देते तो आपको खुशी हो जाती? आपने जो पढ़ा है वो मैंने कहाँ जाना है, आप बता देते कि मैंने यहीं से पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चन पूछ दूंगा, मुझे क्या दिक्कत? मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, आपको परेशान नहीं कर। मुझे कैसे पता चलेगा आपने क्या पढ़ा है? मैंने कहा पूरा एंशिएंट से पूछूंगा, और पूरे एंशिएंट से ही पूछा जा रहा है, मतलब एंशिएंट है पूरा जहाँ की मैं पूछ रहा हूँ। तो शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किस सदी में किया था, यह हमने आंसर आपको दिया था बनाने के लिए। और जो बच्चे आंसर दे चुके हैं इसका, वह लगभग हमारे पास 49% के आसपास, 13%, 21% और 17% के आसपास हमारे पास आ रहे हैं मार्किंग। आंसर हम क्या देखते हैं? आंसर जो हमारे पास आ रहा है वह तकरीबन तकरीबन आ रहा है आपका 46% के आसपास। चलो बुरा नहीं है, ज़्यादा बुरा नहीं। ईसा की दूसरी शताब्दी में हमने शून्य का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? गांधार शैली में यूनानी कला शैली और ईरानी कला शैली का सम्मिश्रण है। द्वार पंडित द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी माना जाता था। द्वार पंडित द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी माना जाता था। क्या सही होगा? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। गांधार शैली में यूनानी कला तथा ईरानी कला का मिश्रण है। द्वार पंडित द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी माना जाता था। द्वार पंडित शब्द हमने सुना था, अब कहाँ सुना था ये पता नहीं। वल्लभी विश्वविद्यालय में सुना था, नालंदा विश्वविद्यालय में सुना था, कहीं पर सुना तो था, अब पता नहीं उसका क्या मतलब था, ये मुझे आइडिया तो नहीं आ रहा है। आपको अधिक आइडिया होगा, अधिक आइडिया होगा। यहाँ पर मैं आंसर आपके लिए लगा देता हूँ कि आंसर जो हो जाएगा 10 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला। एक बार लगा देंगे, जल्दी से जवाब देंगे, 45 सेकंड तक आप उत्तर दे पाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फिर समय बच जाएगा अपने पास। तो आंसर होगा हमारा 54%, 0% बी में आया है, ए है आपका, डी है, सी है, ए बी सी डी। ए बी खाली नहीं दिया है, सभी बच्चों ने अलग अलग प्रकार के दिए। ठीक है, चलिए रिंकू कुमार बहुत बढ़िया है, पहले पिछले का आंसर दिया था आपने, जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है। गरिमा मिश्रा, चलिए 10 का आपने आंसर दे दिया, तो सभी बच्चे दे रहे हैं। थोड़ा मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि संभव ही नहीं होता है कि मुश्किल से मुझे 4-5 चैट ही सामने दिखता है। क्या होगा, कौन सत्य है? गांधार शैली में यूनानी कला और ईरानी कला का सम्मिश्रण है। द्वार पंडित द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी माना जाता था। क्या सही होगा हमारा आंसर? एक बार मैं आंसर फाइनल कंक्लूड कर लेता हूँ। 8 सेकेंड बचा है, तो अपने पास केवल 22% के आसपास आंसर मिल पाया है। तो गांधार कला शैली में ईरान नहीं था, बल्कि यह भारतीय था ना, भारतीय कला शैली के साथ मिलता है। गांधार कला शैली हम पढ़ते हैं, मथुरा पढ़ते हैं, अमरावती पढ़ते हैं। दूसरा है कि द्वार पंडित नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लेता था, प्रवेश परीक्षा लेता था। मैंने हिंट भी दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लेता था। आंसर डी होगा, दोनों में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा भारी लग रहा है क्या क्वेश्चन? वन लाइनर वाला भी मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, मैं आगे से वही पूछूंगा।
निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? ऋग्वैदिक काल में गोमत शब्द का प्रयोग विद्वानों के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में गोमत शब्द का प्रयोग विद्वानों के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में गोप या गोपति शब्द का प्रयोग धनवान व्यक्तियों के लिए किया जाता था। और ऋग्वैदिक काल में दुहित्री शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता था। क्या सही होगा? 1 तथा 3, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3, उपरोक्त में से सभी कथन गलत। ऋग्वैदिक काल में गोमत शब्द का प्रयोग विद्वानों के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में गोप या गोपति शब्द का प्रयोग धनवान व्यक्ति के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में दुहित्री शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता था। अगर इनमें से कोई एक भी जान रहे होंगे तो आप एलिमिनेट कर देंगे और आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। कोई एक भी जानेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे सही आंसर पर। 11 का देंगे आंसर। आंसर रितु कुमारी। टुनटुन जी का 11 का आ गया है। ध्यान से उत्तर देंगे, बहुत ध्यान से उत्तर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ध्यान से उत्तर देंगे, नहीं तो क्या होगा? गलत हो जाएगा आपके विकल्प। आसान तो है, लेकिन आप लोग चूंकि मंदाकिनी पांडे दुबे का तो मैं देखता हूँ गलत हो गया, और बच्चे का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर बेकार में पता चल जाता है किस बच्चे का गलत हुआ। आंसर देंगे। आंसर हमारे पास जो आ रहा है ध्यान से करेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर एक भी आप जान रहे हो तो जैसे आप केवल एक दुहित्री शब्द जानेंगे कि दुहिता या दुहित्री किसको कहा जाता था तो भी आप आंसर बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे। दुहित्री हम किसको कहते थे, अगर ये आपको पता चल जाए, यानी तीसरा ऑप्शन अगर हो जाए तो उसको सही या गलत लगा करके भी आप आंसर बना सकते हैं। तो आंसर जो हमारे आ रहे हैं वह आ रहे हैं सोलोनी, ठीक है, निज़म। मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने हिंट पकड़ लिया वो सही दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा रिंकू कुमार, ठीक है, आंसर हमारा जो आ रहा है वह तकरीबन मैं लास्ट देखूं तो 51% के आसपास आ रहा है। चलो नॉट बैड, 51% से ज़्यादा है। देखो गोमत किसको कहता था? धनवान व्यक्ति को कहा जाता था। धनवान व्यक्ति। जो गोपति या गोप है वह राजा को कहा जाता था। दुहित्री शब्द का मतलब होता था पुत्री यानी बेटी, क्योंकि वो गाय का दूध निकालने का काम करती थी, इसलिए उसको दुहित्री कहा जाता था। और मैंने बार बार आपको हिंट दिया, इसको सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए। तो इसको जैसे एलिमिनेट करेंगे हर जगह आपका 3 है तो आंसर सीधा डी में चला जाएगा। तीनों कथन आपके गलत है, तीनों कथन गलत है, डी में हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित की गई है? अंकोर वाट का मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, गंगईकोंड का मंदिर है। यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि क्या सब पढ़ाया गया भी है या नहीं पढ़ाया गया है, या आउट ऑफ सिलेबस। अगर आप आकलन करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है? अंकोर वाट है, बृहदेश्वर है, सोमनाथ है, या गंगईकोंड चोलपुरम है। क्या आंसर हमारा हो जाएगा? आंसर जो हमारा हो जाना चाहिए, आंसर जल्दी से देंगे 12 का। पूजा मौर्य, क्या 11 का है ना? अच्छा आपने 11 का दिया, तो मैं यहाँ पर 12 का पूछ रहा हूँ ना, 12 का मैं पूछ रहा हूँ आंसर। तो आपको आंसर देना है, लगभग अपने पास 60 सेकेंड का और समय होगा। जब मैंने यहाँ MK का मैं देखता हूँ, ठीक है, और मनीष मांझी, नीटू यादव, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए होता क्या है कि जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑप्शन हो जिसको कि मैंने अभी इस सेक्शन में नहीं पढ़ाया है, दूसरे सेक्शन में पढ़ाया होगा, तो वह तो विकल्प में बनाऊंगा नहीं। विकल्प इसलिए वैसा बनाऊंगा कि ताकि आप एलिमिनेट भी कर पाए। अब इनमें से क्या था जिसकी चर्चा हम अभी नहीं कर चुके हैं? तो यहाँ पर 3 ऐसे ऑप्शन हमारे पास हैं जिसकी चर्चा मैंने की ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है केवल 42% के आसपास आ रहा है, 41% के आसपास आ रहा है। 3 ऐसे ऑप्शन हमारे पास हैं जिसकी चर्चा मैंने अभी प्राचीन भारत में नहीं की है, और वो तीनों ऑप्शन क्या होगा? अपने पास जो आंसर है वह लगभग 39% के आसपास, 39%। देखिए हमने कहा बृहदेश्वर मंदिर हमने अभी चर्चा की है, लेकिन मध्यकालीन भारत में की है, चोलों के संदर्भ में। सोमनाथ के मंदिर की चर्चा हमने नहीं की है, अगर की है तो
किसके संदर्भ में? गजनवी का जो आक्रमण हुआ था उसके संदर्भ में। मुझे लगता है कि ही नहीं, अभी तो गजनवी मैंने पढ़ाया नहीं। गंगईकोंड चोलपुरम भी चोल से रिलेटेड है। यहां पर विकल्प हमारे पास ले दे करके एक ही था। तो क्या आप एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि आप सोच रहे हैं कि आपको याद रह गया होगा। रिवीजन करने का मतलब रटना होता है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? भारतीयों ने सिक्के ढालने की कला यूनानियों से सीखी थी। भारतीयों ने पान की बेल लगाने की कला इंडोनेशियाई लोगों से सीखा था। और प्राचीन भारत के लोग स्वर्ण द्वीप अब वर्तमान इंडोनेशिया को कहते थे। केवल क्या सही है? एक तथा तीन, दो तथा तीन, एक दो तथा तीन और उपरोक्त में से सभी कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, ये शायद विकल्प मैंने, वैसे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन ये शायद मैंने आपके नोट्स में लिखाया नहीं था जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, चूंकि मैं एनसीईआरटी और आपके पीडीएफ को देख करके ही नोट्स बनाता हूँ। एनसीईआरटी की बुक भी मेरे पास होती है, तो हो सकता है कि ये जो विकल्प है, खास करके ये वाला, मैंने आपको लिखाया नहीं था कि भारतीयों ने सिक्के ढालने की कला यूनानियों से सीखी, भारतीयों ने पान की बेल लगाने की कला इंडोनेशियाई लोगों से सीखा, प्राचीन भारत के लोग स्वर्ण द्वीप वर्तमान इंडोनेशिया को कहते थे। क्या सही होगा? 1 एंड 3, 2 एंड 3, 1 2 3 एंड नन ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में से सभी कथन गलत है। उपरोक्त में से सभी कथन गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मार्क करके मुझे बता दीजिए ना, यहाँ पोल आए ना आए उससे मैं तो एक तरह से मार्क करके चलता हूँ कि सभी बच्चों के पास पोल पहुंच गया। जब मेरे पास यहाँ पर होता है ना, तो मैं श्योर होता हूँ कि मेरे पास पहुंच गया है। मतलब मैं देखता हूँ कि सभी बच्चों के पास पहुंच गया। अगर किसी बच्चे के पास नहीं पहुंच रहा है, वो तो उसकी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर लगभग फेयर करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने भी एक चल रहा होता है, सिस्टम होता है, उस पर ऑलरेडी वो क्लास चल रही होती है। जब मेरे सिस्टम पर वो क्लास रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब सब पर हुआ होगा, मैं यही मान के चलता हूँ। आपका नहीं आ रहा है तो निराश क्यों होना है? आप अपना मैनुअल कर लीजिए, मैनुअल करके आप मुझे बताइए कि कितना आपने सही किया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? आंसर जो हो जाएगा हमारा, आंसर 42 सेकेंड हमारे पास बचा है, 40 सेकेंड बचा है, तेजी से उत्तर देंगे। आंसर अभी हमारे पास जो आ रहा है वह केवल और केवल काफ़ी कम परसेंटेज है। तो एक बार इसको आप चाहें तो अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अपडेशन ज़रूरी होगा अगर चाहें तो, चूँकि प्रश्न आ गया है तो प्रश्न पूछने की संभावना हमारी होगी। आंसर जो होगा हमारा, आंसर अभी आ रहा है अपने पास 16% के आसपास, 16% के आसपास आ रहा है। मान लो मैं मान के चलता हूँ 17% आया होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा, तीनों सही है। सिक्के ढालने की कला यूनानियों से सीखी, भारतीयों ने पान की बेल लगाने की कला इंडोनेशिया से सीखी, स्वर्ण द्वीप इंडोनेशिया को ही हम कहते थे। 14 का आंसर देखेंगे कि महाजनपद काल के निम्नलिखित दर्शन को ध्यान से पढ़ें। बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, आजीवक है, चारवाक। उपरोक्त में से कौन सा दर्शन कर्म, कर्मफल की फलवत्ता तथा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है? उपरोक्त में से कौन सा दर्शन कर्म, कर्मफल की फलवत्ता, कर्मफल की फलवत्ता का मतलब क्या होता है? अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है? 1 तथा 2, 2 3 तथा 4, 1 2 तथा 3 और 3 तथा 4। कौन यहाँ पर कर्म या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है? 4 दर्शन आपके पास है 600 BC के। बौद्ध है, जैन है, आजीवक है, चारवाक है। तो पूरे एंशिएंट पकड़ में आ गया। अब हम लोग कहाँ से शुरुआत से निकल करके लास्ट तक जा रहे हैं। क्या समझ में आया कि प्रश्न कैसे बनते? तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। तो मैंने मार्क कर दिया, जैसे ही मुझे मार्क दिखेगा मैं यहाँ पर कर दूंगा। चारों विश्वास नहीं करता है, ये तो कमाल की बात हो जाएगी अगर आप ऐसा बना रहे हैं आंसर, तो यह बहुत ही ज़बरदस्त गलत वाला आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए यहाँ पर, इससे पता चल पाता है एक्चुअल में, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने % बच्चे क्लास के हैं जो क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, उनमें से कितने % बच्चे सही दे रहे हैं। तो आंसर जो हमारा आ रहा है, कर्म और पुनर्जन्म में कौन विश्वास नहीं करता है? कर्म और पुनर्जन्म में कौन विश्वास नहीं करता है, कौन करता है? जैसे, या आत्मा में, पुनर्जन्म का मतलब क्या? आत्मा है या चित्त है। तो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, आजीवक है, या आपका चारवाक दर्शन है। चारवाक को ही हम लोकायत भी कहते हैं दर्शन, लोकायत वाले से एक बार सवाल भी पूछा जा चुका है।
क्या हमारा होगा? कौन दर्शन में विश्वास नहीं करता है? कौन दर्शन? आप कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। हमारे पास 28 सेकेंड बचा हुआ है और इस बार का आंसर मैं देखता हूं कि दूसरे की तुलना में सही आ रहा है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वह, अब समय हमारे पास कम है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ आपका आंसर। आंसर हमारा हो जाएगा 47.76 है। मान के चलता हूँ मैं 48% के आसपास हमारे बच्चे सही हैं। तो आजीवक नहीं होगा, चारवाक नहीं होगा। जैन और बौद्ध तो करता ही है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा 3 और 4। बौद्ध और जैन तो करता ही है, हमारे पास कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, और ये क्वेश्चन अगर गलत किया ना, अब सच में गुस्सा आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गांव सबसे अधिक प्रचलित था जिनमें से किसान जातियों के लोग बसते थे, भूमि पर उन लोगों का शायद सामूहिक स्वामित्व होता था। स्वामित्व होता था। निम्नलिखित में से कौन से गांव सबसे अधिक प्रचलित था और किसान जातियों के लोग बसते थे और भूमि पर उन लोगों का शायद सबसे अधिक स्वामित्व था, सामूहिक स्वामित्व था। हो सकता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस आपका क्वेश्चन चला गया। ये असल में क्वेश्चन शायद मैंने संगम काल से बनाया था, लेकिन असल चीज चर्चा इसकी मैंने चोल काल या राष्ट्रकूट काल में की है, और चोल राष्ट्रकूट दोनों मैंने मध्यकालीन भारत में पढ़ाया है। तो इसके लिए मुझे माफ करिएगा कि ये अगर क्वेश्चन आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है तो कौन सा गांव था जो सामान्य लोगों का गांव था, सबसे अधिक प्रचलन में था, किसान जातियां वहां अधिक रहती थी? क्या वो उर है, क्या नगरम है, क्या सभा है, क्या मणिग्रामम है? क्या इसका आंसर हमारा हो जाना चाहिए? आंसर जो हो जाएगा, जो यहाँ पर होना चाहिए इसमें, अगर आप चाहें तो वैसे इससे मिलता जुलता मैंने एक प्रश्न पूछा था आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो बनना चाहिए। लेकिन देखिए, फिर भी अगर गलती होती है तो मैं मान के चलता हूँ कि ये चोल या राष्ट्रकूट नहीं पढ़ेंगे तो शायद ये प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, इस हिसाब से देखा जाए। लेकिन जो बच्चे अदर ऑप्शन दे रहे हैं वो तो फिर गलत ही दे रहे हैं, यानी कुछ बच्चे जो डी ऑप्शन दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, तो इसका मतलब आइडिया ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पर है। और जब भी आप टेस्ट देने आए, अगर आपकी गलती होती है तो आप मान के चलें आपने रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन किए बगैर टेस्ट देने का कोई परिणाम नहीं है। जैसे रात में एक बच्चे ने कहा क्या टेस्ट होने वाला है, रोज मैं क्लास में कर रहा हूँ टेस्ट होने वाला है, उनको पता ही नहीं है, इसका मतलब वो टेस्ट देने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो गलत है तो फिर वो गलत ही करेंगे, उनको फिर बहुत सही करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आंसर जो अपने पास आ रहा है, अब मैक्सिमम बच्चे मुझे लगता है इसी को कर पाने में सक्षम हो पाए हैं, और लगभग हमारे पास जो आंसर है वह 58% के आसपास आ गया है। सबसे अधिक स्कोर हमने इसी में देखा। उर हो जाएगा। 3 सभा की हम बात की करते हैं, एक उर है, ये है आपका ब्राह्मण का गांव है, ब्राह्मण का गांव था, और ये आपका था व्यापारी का गांव क्या कहलाता था? नगरम कहलाता था। आंसर हमारा ए हो जाएगा 15 का। 16 का देखें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आधुनिक तर्कशास्त्र का विकास न्याय दर्शन से हुआ प्रतीत होता है। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन तो था, परंतु यह सृष्टि की संरचना के लिए ब्रह्म का होना आवश्यक नहीं मानता है। आधुनिक तर्कशास्त्र का विकास न्याय दर्शन से हुआ प्रतीत होता है। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन तो है, परंतु यह सृष्टि की संरचना के लिए ब्रह्म का होना आवश्यक नहीं मानता है। क्या सही होगा? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। क्या सही होगा हमारा आंसर? निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा थे? आधुनिक तर्कशास्त्र का विकास न्याय दर्शन से हुआ प्रतीत होता है। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन तो है, परंतु यह सृष्टि की संकल्पना के लिए ब्रह्म का होना आवश्यक नहीं मानता है। 16 का आंसर क्या देना चाहते? हाँ, उर होगा रिंकू, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां जो हमारा आंसर होना चाहिए, इसका ध्यान से उत्तर देंगे तो मुझे लगता है आसानी से मिल जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ये वाला होना चाहिए। दीजिए फटाफट, आपके पास 60 सेकेंड का समय रहेगा। जिन बच्चों का लेट आता है वो मैनुअल करते जाएंगे, क्योंकि सबका हो सकता है स्पीड अलग अलग हो। मैं यहाँ पर श्योर हो जाता हूँ कि सभी बच्चों के पास पहुँच गया होगा, क्योंकि मैं अपने डिवाइस पर देख लेता हूँ यह क्लास आपको मिल गई है। और जब मैं ये मार्क लगा देता हूँ, इसका मतलब है ये मार्क अगर है
इसका मतलब है कि मैंने लगभग 2 मिनट का समय क्वेश्चन बताने में बिता दिया है। तो 2 मिनट में जाता है क्योंकि 30 सेकंड की लेटेंसी होती है क्लास के अंदर। तो आंसर जो आ रहा है वह आपका आ जाएगा, मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है आपका, चलिए सही है बहुत सारे बच्चों का, लेकिन ABCD में सभी आंसर हमारे आ चुके हैं। तो लगभग हमारे पास अब 19 सेकंड है। और चलिए ठीक है, रामू ने कहा डी आंसर होगा। तो रामू जरा जस्टिफाई करेंगे कि इसका आंसर डी कैसे होगा, क्योंकि जस्टिफाई करेंगे दोनों में से कोई नहीं तभी तो, या अंदाज से हमने कह दिया तब तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर 41% के आसपास बच्चे हमारे आंसर दे पाए। दोनों कथन सही है। तर्कशास्त्र का विकास न्याय दर्शन से हुआ है जो अक्षपाद गौतम का है। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, लेकिन वह ब्रह्म के लिए नहीं मानता है, ब्रह्म को नहीं मानता है। किसको मानता है? फिर प्रकृति को मानता है। मानता है कि यह प्रकृति है, और फिर आगे चल करके यह ब्रह्म को भी मानने लगता है। 17 का हो गया, 18 का देखें, 16 हो गया, 17 देखेंगे क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? वाकाटक वंश का विकास सातवाहन वंश के बाद लेकिन चालुक्य वंश से पहले हुआ था। वाकाटक वंश का विकास सातवाहन वंश के बाद हुआ था, लेकिन चालुक्य वंश से पहले हुआ। चालुक्य शासकों ने अपनी वंशावली को चोलों से जोड़कर दक्षिण भारत के क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया। और इक्ष्वाकु राजवंश ब्राह्मण नहीं बल्कि बौद्ध मत के पोषक थे। क्या सही होगा? 1 तथा 3, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3 और केवल 1। ध्यान से पढ़िएगा, वाकाटक वंश का विकास सातवाहन वंश के बाद होता है, लेकिन चालुक्य से पहले ही हो गया था। चालुक्य शासक अपनी वंशावली चोलों से जोड़ते हैं। इक्ष्वाकु राजवंश बौद्ध धर्म के पोषक थे। क्या सही होगा? 1, 2 तथा 3, 1 तथा 3, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3 और केवल 1। क्या आंसर हो जाएगा आपका? एक बार जल्दी से फटाफट बता देंगे। अब मैं आपका विकल्प लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मुझे जो लगाना चाहिए वह लगाना चाहिए आपका कौन सा सही होगा। तो आंसर होगा हमारा, चलिए विकल्प में लगा देता हूं, आंसर ये वाला होना चाहिए। ठीक है, चालुक्य वंश पहले हुआ था, चालुक्य वंश के, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो आ रहा है वह आ रहा है, कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चे, नहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। चालुक्य राजवंश अगर चोल राजवंश होता तो दोनों अलग अलग हम क्यों पढ़ते? तर्क थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा ना इसमें। अगर दोनों राजवंश एक ही होता, एक ही वंश का होता, तो भला हम क्यों उसको अलग अलग पढ़ते? ये समझने वाली बात है, यह तर्क करने वाली बात है। तो ऐसे में तो जो आप बुद्धि लगाते हैं, ऐसे में तो आपको लोग ठग करके चला जाएगा, कि ठग लेगा आपको कि हाँ। ऐसा ही क्वेश्चन आता है डिम्पल गुप्ता। प्री का नाम नहीं सुना है तो आप सुन लीजिएगा, पहले आप सिलेबस देख लीजिए तभी आप तैयारी करिए। देखिए दूसरा क्या है, गलत हो जाता है। 1 और 3 हमारे सही, आंसर हमारा ए होना चाहिए। चालुक्य और चोल शासक दोनों एक क्यों होगा? दोनों 2 राजवंश है, तो यहाँ एक होने का क्या मतलब हमारा है? कितना % था हमारा आंसर? तो आंसर जो हमारा था लगभग 25% के आसपास ही सही था। 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जल्दी से देख लेंगे ताकि क्लास समाप्त किया जा सके। किस शासक के बारे में कहा जाता है उसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए थे? महेंद्र वर्मन है, यशोवर्मन है, कृष्ण प्रथम है, मयूर शर्मन। किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए थे? को असंख्य गांव दान में दिए थे। क्या आंसर होगा? महेंद्र वर्मन, यशोवर्मन, कृष्ण प्रथम, मयूर शर्मन। यहां हो सकता है कि वैसे लिखा हुआ है आपके किताब में बौद्ध मत के थे, पूजा मौर्य बिल्कुल कहा। इक्ष्वाकु जो राजवंश है वो तो बौद्ध मत के थे, तो ब्राह्मण नहीं बल्कि बौद्ध मत के थे, ये पूछा जा रहा है, तो वह तो सही हो जाएगा कि बौद्ध मत के पोषक थे। आंसर जो हमारा हो जाएगा, यहां पर हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आपको ये लैक हो, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन इस प्रश्न का आपको कम हो, तो फिर भी मैं आपको लगा देता हूं विकल्प। अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो इसमें मैं
आपको कुछ गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि ये फैक्ट्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल है भाषा के साथ। मे बी पॉसिबल। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं, एक वंश का नाम पढ़ते हैं और वो वंश होता है कदम्ब वंश। कदम वंश को हमने पढ़ा है, तो वहां से हो सकता है कि लिंक आप कर सकें। मैंने हल्का से एक हिंट दे दिया है, तो हो सकता है कि यहां से आप लिंक करके आ सकें। तो आंसर जो होगा सैफिया है। गरिमा, बहुत बढ़िया गरिमा, आपका तो अच्छा जा रहा है, लगभग सही आपने किया। गोरक्ष भैया आपका हो गया गलत, यशो बर्मन नहीं होगा। अब कदम्ब वंश मैंने कह दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। आंसर जो हमारे पास आ रहा है वह तकरीबन तकरीबन आ रहा है आपका 3% आसपास आ रहा है। चलिए कोई नहीं, 3% के आसपास हमारा आंसर है। इसका मतलब है कि हमने शायद इंफॉर्मेशन गैदर ही नहीं किया। 18 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हर्षवर्धन के काल में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। हर्षवर्धन के काल में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति नहीं थी, यह कथन कैसे सिद्ध होता है? हर्षवर्धन के काल में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी, यह कथन कैसे सिद्ध होता है? कन्नौज सभा में हर्षवर्धन पर जानलेवा हमला हुआ था। विदेशी व्यापार में बाधा उत्पन्न हो गई थी। राजमार्गों पर लुटेरे सक्रिय थे जिसने हुएन सांग को लूट लिया था। 1 तथा 3, 2 तथा 3, 1 2 तथा 3, केवल 3। क्या सही होगा? हर्षवर्धन के काल में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी, यह कथन कैसे सिद्ध होता है? कन्नौज सभा में हर्षवर्धन पर जानलेवा हमला हुआ था। विदेशी व्यापार में बाधा उत्पन्न हो गई थी। राजमार्गों पर व्यापार लुटेरे बहुत सक्रिय थे जिसने हुएनसांग को भी लूट लिया था। 1 तथा 3, 2 तथा 3, 1 2 3 और केवल 3। क्या आंसर देना चाहेंगे? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वह होगा मंदाकिनी दुबे। बहुत मतलब क्या कहें, कहना भी ठीक नहीं लगता है कि गुस्सा आने लग जाता है। 1 2 3 अगर कहते हैं तो कारण क्या है पता है? आप लोग कैसे करें, एक बार रुक जाइए। अगर आपने दे दिया है तब तो कोई बात ही नहीं। अरे भाई, सबका परिप्रेक्ष्य अलग अलग होता है। अब वहाँ पर कन्नौज में हमला हो गया तो कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब हो गई? वह तो इसलिए हुआ था कि वहाँ एक तरह से ब्राह्मणों के द्वारा नहीं चाहा जा रहा था कि वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार हो, ऐसा वो चाहा जा रहा था। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वह, अब मैं विकल्प लगा देता हूँ, चूंकि लास्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं आपके लिए लगा देता हूँ विकल्प ये वाला। मतलब अपने हिसाब से कैसे सोच लेते हैं, इसलिए सोच लेते हैं कि वर्तमान के साथ उसको जोड़ करके किसी तरह से आपने एक निष्कर्ष प्राप्त कर लिया, तो गलत हो जाएगा ना। तो एक बार तो मैंने देख लिया था वहाँ आंसर, तो शायद कुछ बच्चों का अब करेक्ट हो जाए। अगर मेरी बात उन्होंने सुन लिया होगा तो अब उनका करेक्ट हो जाएगा। गोरक्षनाथ पांडे, आपका आंसर गलत हो गया। सी का मतलब 1 2 3 मतलब हद है। व्यापार वाणिज्य बाधित हो गया तो सामंतवाद के कारण नहीं हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई थी इसलिए हुआ था। नहीं, व्यापार वाणिज्य की बाधा तो रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था। फिर हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य भी के दौरान सामंतवाद का विकास हुआ था, तो स्थानीय केंद्र बन गए थे, उसकी वजह से व्यापार वाणिज्य की बाधा उत्पन्न हुई थी। तो इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति कहाँ खराब हो गई? उसमें तो कानून व्यवस्था इनफैक्ट ठीक हो गई थी। तो यहाँ जो हमें सूचना मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना चाहिए था, और आपने क्या कर दिया, कुछ अलग अलग चीज़ों को सोच लिया, जोड़ लिया कुछ अलग अलग चीज़ों को। और जानबूझ करके मैंने ये बताया था कि हर्षवर्धन पर जानलेवा हमला हुआ, ये कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। अगर मान लो कि असैसिनेशन कर दिया जाता है किसी बड़े नेता का, तो वो कानून व्यवस्था से उसका कोई लेना देना नहीं, वह तो मान लो कि कोई अलग ही चीज़ है, क्योंकि वो हमने एक तरह से आतंकवाद की समस्या बोल दी। कानून व्यवस्था का मतलब है कि दैनिक जीवन में चोर लुटेरे अधिक सक्रिय हों, अपराध दैनिक जीवन में अधिक होते हो, और यह केवल एक सूचना देता है, हुएनसांग। बाकी ये दोनों नहीं होगा, विकल्प में आप उलझ जाते हैं। आंसर डी हो जाएगा, केवल 3 सही है। और यहां पर तो मैंने देख पाया कितना आंसर आपका था। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की प्रताड़ना का। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? हुएनसांग ने कृषक वर्ग में वैश्य तथा शूद्र दोनों को शामिल किया है। हुएनसांग ने कृषक वर्ग में वैश्य तथा शूद्र दोनों को शामिल किया है। पल्लव राजवंश के अधीन ही कोलार का प्रसिद्ध खान था, स्वर्ण खान था। हर्षवर्धन को बंगाल क्षेत्र में भास्कर बर्मन से मुकाबला करना पड़ा, जिसने बोधि वृक्ष को काट डाला था। हुएनसांग ने कृषक वर्ग में वैश्य तथा शूद्र दोनों को शामिल किया। पल्लव राजवंश के अधीन ही कोलार की प्रसिद्ध खान हुआ करता था, और हर्षवर्धन को बंगाल के क्षेत्र में भास्कर बर्मन से मुकाबला करना पड़ा, जिसने बोधि वृक्ष को काट डाला था। 1 2 तथा 3, 2 तथा 3, 1 तथा 3, 1 तथा 3, केवल 1 और 1 तथा 3।
क्या सही हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य है? हुएनसांग ने कृषक वर्ग में वैश्य और शूद्र दोनों वर्गों को शामिल किया। पल्लव राजवंश के अधीन ही कोलार की प्रसिद्ध स्वर्ण खान थी। हर्षवर्धन को बंगाल क्षेत्र में भास्कर बर्मन से मुकाबला करना पड़ा, जिसने बोधि वृक्ष काट डाला था। आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ठीक, आंसर मैं देख रहा हूं कि आंसर हमारा हो जाएगा आपका ये वाला। जल्दी से उत्तर दे देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा। 9A हो गया, 1 हो गया है। मुझे लग रहा था शायद 15 ही होगा, लेकिन कंप्लीट तो हो गया टेस्ट आपका। आंसर जो आ रहा है तकरीबन फिर वही स्थिति है। थोड़ा हम अभी, इसका मतलब है कि टेस्ट में हम बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी क्लास एक साथ मत करिए। जब आप तैयारी करते हैं तो आप 1 साल का प्रोस्पेक्ट्स लेके चलिए, क्योंकि आपको कॉलेज भी जाना है, दूसरा एग्ज़ाम भी देना है, तो सब में कैसे तालमेल बिठाएंगे? आप जान लगा देंगे तब भी नहीं होगा। तो आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन लेके चलिए। 1 से 1.5 साल आपको तैयारी करने में लगेगा। आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देंगे निकल जाएगा, किसी गलतफहमी मत रहिए, ना नहीं निकलेगा। आपको एक प्लान करके चलना पड़ेगा। अपने जीवन का एक प्लान बनाइए, तब एग्ज़ाम दीजिए। नहीं तो यही स्थिति हर जगह रहेगी। आप एग्ज़ाम देंगे नहीं निकलेगा, गार्जियन आश्वानित हो जाते हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका निकलेगा। तो ऐसे नहीं निकलता है। निकलता तब है जब आपकी तैयारी अच्छी होती है। आंसर सी होगा। देखिए, हुएनसांग ने कृषक वर्ग में शूद्र और वैश्य दोनों को शामिल किया। पल्लव राजवंश के अधीन कोलार की खान नहीं थी, ये था आपका गंग राजवंश के अधीन था। हर्षवर्धन को बंगाल क्षेत्र में भास्कर बर्मन क्या था? मित्र था। दुश्मन कौन था? मुकाबला किससे करना पड़ा? शशांक से करना पड़ा, जो बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ये तो मित्र था भास्कर बर्मन। ये गलत, ये गलत। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। जो बच्चे परफॉर्म कर पाए उनके लिए भी, और जो नहीं कर पाए उनके लिए तो फिर मैं यही कहूँगा कि लगातार आप रिवीजन कीजिए, कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड यही होता है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड इससे नीचे आप करते हैं, आपको दिक्कत होने वाली है। ध्यान रखिएगा कि एसएससी वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा। एसएससी के लिए तो आप टेस्ट नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि एसएससी लेवल का एक क्वेश्चन नहीं है। ये आपका क्वेश्चन पीसीएस लेवल का है या यूपीएससी लेवल का होगा। यानी आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप फाइट करिए। नहीं तो एसएससी लेवल का क्वेश्चन 1 डे टाइप का, मतलब 1 लाइनर टाइप का होगा। मेरे पास वह भी क्वेश्चन आता है, एक आध बार टेस्ट लूंगा तो उसी से ले लूंगा, लेकिन आपको उसके लिए बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी वैसे क्वेश्चन को बनाया जा सकेगा। तो जैसा आपको स्कोर आता है, चलिए सभी बच्चों का स्वागत है इसमें। आप प्रयास कीजिए, फिर प्रयास करिए, फिर प्रयास करिए, क्योंकि यही अपने हाथ में। नहीं हुआ इसका मतलब हमें और प्रयास करने की जरूरत है। कहने का मतलब एक लाइन आता है, असफलता केवल यही सिखाती है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मन जब लगाएगा, जब जुनून उत्पन्न होगा, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, बाय एंड टेक केयर।